आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 तक। दूसरी यूनिट वैदेशिक संबंध, सिद्धांत, नीतियाँ 1947 तक। संवैधानिक विकास, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के संदर्भ में। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1919 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट निश्चित ही बहुत सी बातों में 1909 के एक्ट से श्रेष्ठ था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 1919 के सुधार अंग्रेजी शासन के इतिहास एवं उत्तरदायी शासन का प्रारंभ करने की दृष्टि से सदा प्रसिद्ध रहेंगे। इस कथन की समीक्षा करते हुए 1919 के अधिनियम का महत्व स्पष्ट कीजिए। 1919 के अधिनियम के निर्माण के कारण तो क्यों बनाया गया था? तो 1909 के सुधारों से भारतीय जनता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी। दूसरा, इन सुधारों ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का श्री गणेश करके राजनीति को गंदा कर दिया था। इसने उत्तरदायी शासन से भारतीयों को वंचित रखा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को तन मन धन से सहायता भारतीयों ने इसलिए दी थी कि उन्हें युद्ध के बाद स्वशासन मिल जाए। तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1915 में स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1916 में ही उग्रवादी एवं उदारवादियों का मेल हो गया था। कांग्रेस एवं लीग का भी समझौता हो गया था। मेसोपोटामिया में तुर्की के विरुद्ध युद्ध का संचालन करने में भारत सरकार असमर्थ रही थी। इसी कारण से भारत मंत्री जो चैम्बरलेन हैं उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। इस पद पर मॉन्टेग्यू की नियुक्ति की गई। उपयुक्त परिस्थितियों में मॉन्टेग्यू ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 20 अगस्त 1919 को संसद में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके आधार पर ही ब्रिटिश संसद ने 1919 का अधिनियम पारित किया। 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। अधिनियम की प्रस्तावना निम्नलिखित प्रकार से विवेचन किया जा सकता है। पहला आती है उत्तरदायी शासन। यह संसद की घोषित नीति है कि भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखाओं में भारतीयों के अधिकाधिक संबंध के लिए एवं स्वशासी संस्थानों को क्रमिक परिवर्तन के लिए उपलब्ध करे, जिससे साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में एक उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित कर सके या स्थापित हो सके। तो उत्तरदायी शासन बनाना था इनका मुख्य उद्देश्य। क्या था 1919 के अधिनियम का? पहला आता है अधिनियम की प्रस्तावना में इन्होंने घोषित किया था, अपनी जो संसद की नीति थी उसको घोषित किया था। भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा भारतीयों के अधिकाधिक संबंध के लिए स्वशासी संस्थानों को क्रमिक परिवर्तन के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसमें साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश भाग में एक उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित हो सके। क्रम पूर्वक नीति को धीरे धीरे ही लागू किया जा सकता था। अब यह उचित है कि इस दिशा में कदम उठाए जाएं। तो क्या है, जो नीतियां थी उनको क्या धीरे धीरे से इसको लागू किया जाएगा, जिससे कि वो धीरे धीरे से मतलब कदम उठा सकें, इस दिशा में उचित कदम उठा सकें। जनता का कल्याण, क्योंकि प्रत्येक कदम का समय एवं रीति संसद द्वारा ही तय की जा सकती थी, जिस पर कि भारत की जनता के कल्याण एवं उन्नति का उत्तरदायित्व था। अब यह थे जितने भी कदम थे, नीति थी, वह संसद के द्वारा तय की जाती थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की जनता का कल्याण एवं उन्नति उसका लिए उत्तरदायी थी संसद। सहयोग, क्योंकि इन मामलों में संसद की कार्यवाही उस सहयोग के अनुसार ही चल रही थी जो उन लोगों को प्राप्त हो जिन पर सेवा की नई जिम्मेदारी आएंगी, और उस सीमा तक कार्यवाही की जा सकती है जिस सीमा तक उसके उत्तरदायित्व की भावना में विकास किया जा सके। जिसमें सहयोग था, कार्यवाही संसद की कार्यवाहियों से लोगों को प्राप्त सेवाओं की नई जिम्मेदारी आएंगी, सीमा तक कार्यवाही की जाएगी, उस सीमा तक की जाएगी जिससे कि उनके उत्तरदायित्व की भावना में भी विकास किया जाएगा। प्रांतों की स्वायत्तता, क्योंकि भारत के प्रांतों में स्वशासी संस्थानों के पनपने के साथ साथ यह उचित है कि उन प्रांतों को प्रांतीय मामले में इतनी अधिक स्वतंत्रता दी जाए जितनी भारत सरकार का अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह पूरा करने के साथ संगत हो। इसमें क्या था, इनमें स्वशासी संस्थानों के पनपने के साथ साथ यह उचित है कि प्रांतों को प्रांतीय मामले में इतनी अधिक स्वतंत्रता दी जाए जिससे कि भारत सरकार
को अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से पूरा करना संगत हो सके। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग और उनके द्वारा प्रदर्शित जिम्मेदारियों की भावना के आधार पर ही भविष्य की राजनीतिक प्रगति सोची जाएगी। वस्तुतः यह एक प्रकार से भारतीयों के विरुद्ध धमकी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों द्वारा सहयोग एवं उनकी प्रदर्शित जिम्मेदारी की भावना के आधार पर ही भविष्य की राजनीतिक प्रगति सोची जाएगी, जिससे क्या होगा, इस प्रकार से भारतीयों के विरुद्ध धमकी थी एक प्रकार की। फिर आता है लिखित एवं अपरिवर्तनशील। 1919 का अधिनियम एक लिखित संविधान की भांति था। आगे चलकर कुछ परंपराओं का भी प्रादुर्भाव हो गया था, जैसे कि हस्तांतरित विषयों पर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ही सलाह देते थे। बहुमत न मिलने की दिशा में इन निर्वाचित मंत्रियों को पद पर त्याग करना पड़ता था। इस अधिनियम को अपरिवर्तनशील भी कहा जा सकता है। ब्रिटिश संसद ही इसमें कोई भी संशोधन कर सकती थी। जो 1919 का अधिनियम है वह कैसा था, लिखित था और अपरिवर्तनशील था, क्योंकि आगे जाकर इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं और जो कि एक लिखित संविधान के रूप में ही देखे गए हैं। जैसे कि हस्तांतरित विषय जो थे उनमें परिषद के जो निर्वाचित सदस्य थे वो सलाह देते थे, यदि उनकी सलाह सही नहीं होती थी तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता था, मतलब एक समान नहीं होती थी ये बहुमत नहीं मिलने पर। नेक्स्ट आता है केंद्रीय कार्यपालिका अनुउत्तरदायी रखी गई थी। जो केंद्रीय कार्यपालिका थी वह कैसी थी, अनुउत्तरदायी रखी गई थी। साफ परिषद गवर्नर जनरल को पूर्व की भांति केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसको जो पूर्व की भांति जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल है, उसके नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व द्वैत शासन। प्रांतों में कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। जो प्रांत की कार्यपालिकाएं हैं उनको कुछ हद तक जो विधान परिषद है उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। प्रांतीय प्रशासन दो भागों में विभाजित था। एक भाग में सुरक्षित और दूसरे भाग में हस्तांतरित विषय रखे गए थे। सुरक्षित विषयों को गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सभासदों को सौंपा गया था। ये सभासद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वे केवल गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी थे। जबकि जो सुरक्षित विषय हैं उनको पुलिस, जेल, न्याय, वित्त एवं भू राजस्व, सिंचाई आदि रखे गए थे सुरक्षित विषय में। तो देखो पहले विषय आते हैं इसमें जो प्रांतीय प्रशासन है इसको दो भागों में बांटा गया था, एक सुरक्षित विषय में और दूसरे हस्तांतरित विषय में। जो सुरक्षित विषय थे इसमें सलाह कौन देता था, तो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके सभासद को सौंपे गए थे सारे विषय, और वह अपनी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे बल्कि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। और इनके पास विषय थे पुलिस, जेल, न्याय, वित्त और भू राजस्व, सिंचाई वगैरह। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे इसमें ये मंत्रियों को सौंपे गए थे और यह मंत्रीगण विधान परिषद के सदस्य से ही निर्वाचित होते थे, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी थे। और ये इनके विषय थे कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो दूसरे विषय कौन है, हस्तांतरित है, किनको दिए गए हैं, मंत्रीगण को दिए गए हैं। और ये कौन है मंत्रीगण, जिनको निर्वाचित किया गया है सदस्यों के द्वारा, ये किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये मंत्रियों के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे, विधान परिषद के सदस्यों के प्रति। और इनके पास विषय हैं कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य। फिर आते हैं इन विभाजन को ही द्वैत शासन प्रणाली कहा गया है। गृह सरकार के नियंत्रण में ढील, जो गृह सरकार है उनके नियंत्रण में थोड़ी सी ढील दी गई है। 1919 का अधिनियम भारत के शासन पर सरकार, भारत मंत्री एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को कम करने के लिए बनाया गया था, परंतु इस संबंध में कोई निश्चित नियम न बनाकर कुछ परंपराओं के लिए छोड़ दिया गया था। तो जो गृह सरकार है इसके नियंत्रण में ढील दी गई थी। 1919 का जो शासन आया इसमें जो भारत मंत्री हैं, ब्रिटिश संसद है, इसके नियंत्रण को कम किया गया था और इस संबंध में कोई निश्चित नियम ना बनाकर उसे कुछ परंपराओं के लिए छोड़ दिया गया था। फिर आते हैं केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन। पहले भवन का नाम भारतीय विधानसभा और दूसरे का नाम राज्य परिषद रखा गया था। दोनों सदनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। तो केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, पहले आते हैं भारतीय विधानसभा और दूसरे हैं राज्य परिषद। दोनों सदनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। भारत परिषद में परिवर्तन, भारत परिषद का पुनर्गठन किया गया था। यह व्यवस्था की गई थी कि जिससे कम 8 या इससे
अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हों, क्योंकि जिन्हें भारत छोड़ चुके 5 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। सदस्यों की आय को 1000 से बढ़ाकर 1100 पाउंड कर दिया गया था और 1600 पाउंड अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई थी। जो भारत परिषद है इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो कम से कम तो 6 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य रखे जाएंगे। इनको भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक भारत में रहना पड़ेगा। जो 10 साल तक भारत में रहा हो उनको ही इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, और जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक हो गए हों और भारत ना छोड़ा हो उनके लिए। कार्यकाल 7 वर्ष था पहले, अब 5 वर्ष कर दिया गया है। और उनकी आय 1000 पाउंड थी, उसको 1200 पाउंड कर दिया गया है और 600 पाउंड अलग से उनको दिए जाएंगे अतिरिक्त भत्ते के रूप में। केंद्रीकरण में अब पहले केंद्रीकरण था, अब क्या हो गया है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण किया गया है। लॉर्ड कर्जन से चली आई केंद्रीकरण की नीति समाप्त कर दी गई। प्रशासन एवं राजस्व के विषय प्रांतीय सरकार को दे दिए गए। प्रांतों को ऋण लेने एवं कर लगाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण एवं प्रांतीय स्वायत्तता की रीति को पूरा किया गया। तो केंद्रीकरण से चली आई जो नीति थी, अब उसको क्या किया गया है, विकेंद्रीकृत किया गया है। जो प्रशासन एवं राजस्व के विषय हैं उनको प्रांतीय सरकार को दे दिए गए कि ये तुम संभालो। प्रांतों को ऋण लेने का, लगान लगाने का अधिकार दे दिया गया। आंशिक रूप से वह उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई प्रांतों में। यही विकेंद्रीकरण की नीति थी। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। परिषदों के पुनर्गठन से बड़े प्रांतों की परिषद में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 70 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्य 20% थे। इस प्रकार से विधानसभा में निर्वाचन सदस्यों का बहुमत रखा गया, जिससे अधिकारों में वृद्धि हुई। तो जो प्रांतीय विधान परिषद है इसका भी पुनर्गठन किया गया है। बड़े प्रांतों के लिए अधिक से अधिक 140 सीटें दी गई हैं और छोटे प्रांतों के लिए लगभग कम से कम 70 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें 80% सदस्य निर्वाचित होंगे, 20% सरकारी सदस्य होते थे। इससे बहुमत बढ़ेगा, बहुमत ज़्यादा हुआ और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई। अधिक भारतीयों की नियुक्ति। प्रांतीय कार्यकारिणी एवं जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है इसमें अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा की जाती थी। अब क्या है, पहले अंग्रेजों का ही शासन था, अब इसमें भारतीयों ने भी प्रतिनिधित्व दिया, उनकी भी नियुक्ति की गई। और अब कार्यकारिणी जो प्रांतीय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की नियुक्ति को बढ़ा दिया गया। इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा की जाती थी। फिर सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक मताधिकार जो मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहे। पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में एंग्लो इंडियन को और एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों को भी सांप्रदायिक मताधिकार दिए गए। जो 1909 का अधिनियम है उसमें पहली बार सांप्रदायिक मताधिकार दिए गए थे मुस्लिमों को, लेकिन 1919 के अधिनियम में इसको बढ़ा दिया गया। पंजाब में जो सिख हैं उनको दिया गया था, कुछ प्रांतों में ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को भी ये दिए गए थे। नरेश मंडल। मॉन्टेगू रिपोर्ट में देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल बनाया गया था। 8 फरवरी सन 1921 को इसकी स्थापना के साथ इसकी संख्या 121 थी, जिसमें 109 को अधिक महत्व देसी रियासतों के प्रतिनिधि एवं 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो अब क्या है, देखो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार आएगा, सारे भारतीयों को खुश कर दिया, मुस्लिम को, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को भी इनमें खुश कर दिया गया है। लेकिन अब जो हमारे देशी नरेश हैं उनको भी खुश करने के लिए एक नया मंडल बनाया गया, जिसे कहा गया नरेश मंडल। इसकी स्थापना 1921 को की गई, 8 फरवरी को। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें सदस्य थे 121। इसमें से 109 सदस्य थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण देशी रियासतों से आते थे, और जो 12 सदस्य हैं वो कम महत्वपूर्ण रियासतों से आते थे। निर्वाचन एवं मताधिकार। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ और जनता को 10% मताधिकार प्रदान किया गया। मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों के लिए भी इन पद्धतियों को लागू बनाए रखा गया था। निर्वाचन एवं मताधिकार बढ़ाया गया है, जनता को 10% मताधिकार प्रदान किया गया है। मुस्लिम, सिख, यूरोपियों के लिए एंग्लो इंडियन को भी इसमें लागू किया गया है। शक्ति विभाजन।
जो केंद्रीय सरकार है इसके मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जो कि विषय संपूर्ण भारत अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, वे केंद्र के अधीन चल रहे गए या केंद्र के अधीन रखे गए। अन्य प्रांतीय विषय पर प्रशासन का व्यवस्थापन रहा। तो केंद्रीय शक्ति का विभाजन कैसे हुआ है? जो हमारे केंद्रीय सरकार है इनकी मध्य शक्ति का विभाजन कर दिया गया, जो पूरे भारत अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे वह केंद्र के अधीन रखे गए और अन्य प्रांतीय विषयों का प्रशासन प्रांतों को दे दिया गया। संक्रमणकालीन उपाय, यह अधिनियम प्रयोगकालीन एवं संक्रमणकालीन उपाय थे। लॉर्ड मेस्टन के शब्दों में स्वेच्छापूर्ण शासन एवं लोकतंत्र उस समय तक साथ न रहने को बाध्य करे जब तक कि लोकतंत्र स्वयं न सीख ले और अकेला चलने में विश्वास योग्य ना हो जाए। तो संक्रमणकालीन उपाय कैसे किए गए हैं? तो इसमें कुछ प्रयोगकालीन एवं संक्रमणकालीन उपाय किए गए थे। इसमें जो लॉर्ड मेस्टन है इनके द्वारा कहा गया था कि जो स्वेच्छापूर्ण शासन है तथा लोकतंत्र है उसको उस समय तक चलने के लिए बाध्य किया जाए जब तक वह स्वयं चलना ना सीख जाए और अकेले चलने में विश्वास ना रखें या उस योग्य ना हो जाए। अब आते हैं 1919 की कुछ विशेषताएं अधिनियम की। तो इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रारंभ के साथ ही मताधिकार का विस्तार किया गया था और मताधिकार 10% लोगों को प्राप्त हो गया था। भारतीय हाई कमिश्नर के पद का निर्माण किया गया था और इसे भारत मंत्री की कुछ शक्तियां भी दे दी गई थीं। गवर्नर जनरल और गवर्नर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। यह अधिनियम प्रयोगकालीन एवं संक्रमणकालीन था। मॉन्टेग्यू ने संसद में कहा था कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा संचालित सरकार एवं भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाने वाली सरकार के बीच में एक पुल है। इस अधिनियम के द्वारा नौकरशाही शासन में सुधार करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस अधिनियम के दोष क्या थे? दोष दो थे। वो पहला आता है, कुछ गंभीर इसमें दोष थे। पहला आता है सांप्रदायिक निर्वाचन पर अधिक बल दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का और भी विस्तार किया गया था जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे। दूसरा, कार्यपालिका की निरंकुशता, केंद्र में कार्यपालिका को पूर्णतः निरंकुश रखा गया था। द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया था उसका कोई औचित्य नहीं था, प्रांतों में भी इसको लागू कर दिया। नौकरशाही, प्रांतों का शासन पूर्णतः नौकरशाही और उत्तरदायी शासन के बीच का एक रास्ता था। लॉर्ड मेस्टन के शब्दों में स्वेच्छातंत्र एवं या लोकतंत्र का उस समय तक हाथ मिलाकर साथ साथ चलना आवश्यक है जब तक कि लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। द्वैत प्रणाली दोषपूर्ण, सरकार इस बात को भूल गई थी कि सरकार एक अंगीय है और जीवित वस्तु के तुल्य है। इसके दो भाग उत्तरदायी और अनुउत्तरदायी में बांटे ना भूल गई थी क्योंकि इनका तानाशाही एवं आंशिक लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते थे। मंत्रियों में पारस्परिक सहयोग का भी अभाव था। फिर आते हैं सीमित मताधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार को सीमित रखा गया था। यह इस अधिनियम का एक दोष था। फिर आता है 1919 के अधिनियम का महत्व। उपयुक्त अनेक दोषों के होते हुए भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के संवैधानिक विकास में यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक क्रांतिकारी अधिनियम था। श्रीनिवास के शब्दों में 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के संसदीय शासन स्थापित करने का वचन दिया और उसी के द्वारा उत्तरदायी शासन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। इस अधिनियम का निम्नलिखित रूप से महत्व रखता है। पहला आता है, 2 सदनों वाली केंद्रीय सभा की स्थापना की गई जिससे भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2 सदनों वाली केंद्रीय सभा की स्थापना की गई, भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया जिससे जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ और भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। दूसरा, भारतीयों को प्रांत में उत्तरदायी प्रशासन करने का पहली बार अवसर प्रदान हुआ। विभागों में राजनीतिक अध्यक्ष भारतीयों के होने के कारण सेवाओं के भारतीकरण में सहायता मिली।
प्रत्यक्ष चुनावी पद्धति की भारतीय काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को अधिनियम ने स्वीकार कर लिया। भारत सचिव का खर्चा अब तक भारतीय राजस्व से लिया जा रहा था। भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत सचिव का जो खर्चा है वह इंग्लैंड के राजस्व से लिया जाने लगा। भारत सचिव के अधिकारों में कमी की गई थी। मॉन्टेगू का विचार था कि उक्त अधिनियम में उक्त खूबियों के अतिरिक्त सबसे बड़ी उपलब्धि यह मिली कि यह विश्व युद्ध के वर्षों में भारत में स्थिति शांत रही। फिर आता है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर द्वैत शासन प्रणाली रूपी भवन की आधारशिला थी। विवेचना कीजिए, द्वैत शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसकी सफलताओं के कारणों का, असफलताओं के कारणों का उल्लेख कीजिए। दोहरा शासन बोझिला, जटिल एवं सुव्यवस्थित प्रणाली था जिसका कोई न्याय संगत अधिकार न था। इसका मूल था समझौता। विवेचना कीजिए। सन 1919 के एक्ट के अनुसार उत्तरदायी सरकार का आंशिक प्रयोग प्रांतों में किया जा रहा था। इसके निमित्त केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्रों का विभाजन आवश्यक था। इसकी निश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से कार्य विभाजित समिति ने अधिकारों की 2 सूचियां बनाई थी, परंतु यह विभाजन ठीक स्पष्ट नहीं था। ना ही इस प्रकार विभाजित विषय स्वतंत्र ही थे। उदाहरण स्वरूप ऋण लेने की शक्ति, औद्योगिक प्रश्न का विवाद, विद्युत शक्ति आदि केंद्र के अधीन थे, जबकि जो विवादगत अपशिष्ट विषय के निर्णय हैं उनका अधिकार गवर्नर जनरल को था। द्वैतीय शासन प्रांतों के विषय में अब 2 भाग किए गए। पहले हस्तांतरित और विषय, दूसरे आते हैं आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय की सूची में ऐसे विषय लाए गए थे जिसमें स्थानीय जानकारी एवं जनसाधारण हित था तथा इसमें गलती से भी अंग्रेज सरकार और उसके हितों को हानि पहुंचाने की संभावना न थी, परंतु व्यवस्था, शांति एवं महत्वपूर्ण जनजीवन से संबंधित विषय आरक्षित विषय में रखे गए थे। इन विषय के संबंध में मतभेद होने पर गवर्नर का निर्णय मान्य होता था। इस प्रकार भूमि कर, सिंचाई, दुर्भिक्ष सहायता, शांति एवं सुव्यवस्था, जल, वित्त, न्याय, समाचार पत्र, पुस्तकें, छापेखाने, जेल, सुधार घरों, व्यवस्था, ऋण, मुंबई, बर्मा को छोड़कर अन्य प्रांतों में इन कारखानों का निरीक्षण, मजदूरों का विवाह, औद्योगिक बीमा आदि आरक्षित विषय थे। निम्नलिखित विषय हस्तांतरित थे। मतलब ये क्या हो गए? आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। अब आते हैं हस्तांतरित विषय। स्थानीय राजस्व, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि की व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, डॉक्टरी व्यवस्था, इसमें औषधालय, पागलखाने की व्यवस्था भी शामिल थी। शिक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सड़क, पुल, ट्रम आदि सहयोगी संस्थाएं, चुंगी, वर्मा एवं मुंबई में वन उद्योगों का विकास, इसमें औद्योगिक शिक्षा आदि शामिल की गई थी। ये आते हैं हस्तांतरित विषय में। स्मरणीय है कि प्रांतों की स्वाधीनता केवल नाम मात्र की थी। विभिन्न प्रांतों के हस्तांतरित विषय में भी केंद्रीय सरकार के द्वारा एकता लाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ केंद्रीय संस्थाएं अर्थात पूसा का कृषि कॉलेज, मुक्तेश्वर पशु चिकित्सा कॉलेज, देहरादून का वन अनुसंधान कॉलेज आदि विभिन्न प्रांतीय सरकारों को परामर्श दिया करते थे। प्रांतीय कार्यपालिका, पहले आते हैं इसके पास आरक्षित विषय। सन 1919 के एक्ट के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी को 2 भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसके सलाहकारों की कार्यकारिणी पर छोड़ा गया था। हस्तांतरित विषय को गवर्नर और उसके उत्तरदायी मंत्री करते थे। फिर आते हैं कार्यकारिणी में 4 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते थे, पर बंगाल, मद्रास और मुंबई को छोड़कर शेष प्रांतों में केवल 2-2 सदस्य होते थे। 4 से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन बंगाल, मद्रास और मुंबई को छोड़कर शेष प्रांतों में केवल 2-2 सदस्य होते थे। साधारणतः इसके आधे सदस्य भारतीय होते थे और इसमें से एक ऐसा अवश्य था कि होना चाहिए जिसकी नियुक्ति के पूर्व
12 वर्षों की सरकारी नौकरी का अनुभव हो, मतलब ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जिसके पास 12 वर्षों की सरकारी नौकरी का अनुभव होना चाहिए। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती थी। इस नाते से यह विधानसभा के सदस्य होते थे, पर सभा के प्रति इनका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। यह सभा इन पर किस प्रकार नियंत्रण लगा सकती थी, मतलब किसी भी प्रकार से सभा इन पर नियंत्रण लगा सकती थी। आरक्षित विषयों के क्षेत्र में परिषद गवर्नर सीधा भारत सरकार और भारत मंत्री के प्रति जिम्मेदार था, प्रांतीय सभा के प्रति नहीं। तो जो गवर्नर था वह सीधा भारत सरकार और भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता था, यह जिम्मेदार था, प्रांतीय सभाओं के प्रति नहीं। परिषद का निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता था। गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार था। प्रांत के किसी भाग की सुरक्षा, शांति एवं हितों के आघात होने के बहाने गवर्नर इसके मत की उपेक्षा भी कर सकते थे। फिर आते हैं हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में गवर्नर को मदद देने के लिए उत्तरदायी मंत्री होते थे। इनकी संस्था पर प्रतिबद्ध नहीं था और सामान्यतः बड़े प्रांतों में 3 और छोटे प्रांतों में 2 मंत्री होते थे। मंत्रियों को अपनी नियुक्ति के 6 माह के भीतर सभा का सदस्य होना अनिवार्य था। इनका कार्यकाल सभा के और गवर्नर के विश्वास पर रहता था। इनका वेतन सभा ही प्रति वर्ष पास करती थी। वैसे आशा यह थी कि गवर्नर मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार काम करेगा, परंतु कानून की निगाहों से उसे नियंत्रण की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। निर्देश पत्र में उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए गवर्नर को यह आदेश दिया गया था कि वह अपने अनुभवहीन मंत्रियों का उत्तरदायित्व पूर्ण शासन प्रणाली की शिक्षा दे, परंतु गवर्नर के कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी रहे थे। इनका प्रशासन में वह मंत्री तथा कार्यकारिणी की उपेक्षा कर सकता था। यह विषय उत्तरदायित्व अधिनियम मतलब निम्नलिखित हैं, जो उत्तरदायित्व थे वह निम्नलिखित थे। प्रांत के सभी भागों में शांति व्यवस्था, धार्मिक एवं जाति कलह का निवारण करना। भारत मंत्री, परिषद, गवर्नर जनरल की सभा आज्ञा का पालन करना। मुसलमान एवं जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ी जातियों के सामाजिक हितों का संरक्षण करना। यूरोपीय एवं आंग्ल भारतीय हितों की सुरक्षा करना। सार्वजनिक कर्मचारी के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का संरक्षण। व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों से संबंधित प्रश्नों में अनुचित भेदभाव का निवारण करना। द्वैत शासन प्रणाली का रूप। ऐसा लगता है कि 1919 के एक्ट के अनुसार संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाई जाती, पर गवर्नर की असीम शक्ति एवं मुख्यमंत्री ऐसी किसी व्यक्ति के अभाव में यह संभव न था। इस प्रकार एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों में प्रांतीय सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रही, कुछ साधारण विषयों में प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति। इसी को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। प्रांतीय शासन में प्रांतीय स्वाधीनता तथा गवर्नर का उत्तरदायित्व 2 विरोधी प्रणाली का मिश्रण था। तो द्वैत शासन क्या थी? इसमें जिस संयुक्त उत्तरदायित्व है इसकी भावना को बढ़ाया गया था। असीम शक्तियाँ थी गवर्नर की। कुछ मुख्यमंत्री भी ऐसे थे जिनमें व्यक्ति के अभाव में संभव न था। ऐसे व्यक्ति का सूत्रपात हुआ जिसमें कि प्रांतीय सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रही, कुछ साधारण विषयों में प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति। इसी को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। प्रांतीय शासन में प्रांतीय स्वाधीनता एवं गवर्नर का उत्तरदायित्व 2 विरोधी प्रणाली का मिश्रण हो, द्वैत शासन प्रणाली। इस तरह एक ही म्यानी में 2 तलवार रखी गई थी जिनका समय समय साथ साथ रहना असंभव था। एक्ट के 93वें अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नर को किसी भी समय प्रांत का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त था। प्रांतीय प्रशासन में गवर्नर के विशेषाधिकार एवं व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार इतने विस्तृत थे कि वे उनका प्रयोग करने पर भारतीय मंत्रियों के हाथों में कुछ भी शेष नहीं रह जाता था। इसी कारण से श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट की तुलना उस मोटर से की थी जिसमें ब्रेक तो तब में थे परंतु इंजन ना था। किसने की तुलना की है? नेहरू जी ने की है 1935 के एक्ट की तुलना। फिर आते हैं द्वैत शासन की विफलता के कारण।
त्रुटिपूर्ण सिद्धांत था। लाल फीताशाही प्रशासन, सरकारी विभागों में मतभेद थे, मंत्रियों की निर्बल स्थिति थी, मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था, अखिल भारतीय सेवाएं एवं स्थायित्व था, स्थायी सचिव एवं मंत्रियों में संबंधों का अभाव था, अर्थ विभाग पर कार्यकारिणी का अधिकार था, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जनता में शासन की उपेक्षा थी और संगठित राजनीतिक दल का अभाव था। इसलिए द्वैत शासन प्रणाली विफल रही थी। द्वैत शासन की विफलता के कारण पहला आता है त्रुटिपूर्ण सिद्धांत। प्रशासन का इस प्रकार विभाजन जो एक दूसरे से में स्वतंत्र हो, सरकार के राजनीतिक सिद्धांत एवं प्रतिक्रिया के विरुद्ध था। राज्य के अंग एक सावयव की तरह थे, फिर भी ऐसी चेष्टा की गई थी। मद्रास के तत्कालीन मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने लिखा है कि मैं जंगलात के बिना ही विकास मंत्री था, मैं सिंचाई विभाग के अभाव में ही कृषि मंत्री था और कृषि मंत्री के रूप में मुझे मद्रास कृषक ऋण अधिनियम अर्थात मद्रास भूमि सुधार अधिनियम के प्रशासन के संबंध में कुछ नहीं करना था। कृषि मंत्री का अकाल से भी कोई वास्ता नहीं था। एक कृषि मंत्री की दक्षता एवं बुद्धिमत्ता का, जबकि उसका सिंचाई, कृषि ऋणों एवं सुधारणों, अकाल निवारण से कोई वास्ता न हो, वर्णन करने की अपेक्षा कल्पना करना ही ठीक होगा। अंततः मैं उद्योग मंत्री बन गया, परंतु फैक्ट्री, वायर्स, विद्युत एवं जल शक्ति, खान एवं श्रम से मेरा कोई वास्ता नहीं था और यह आरक्षित विषय थे। लाल फीताशाही प्रशासन। श्री C.I. चिंतामणि ने अपने मंत्रित्व काल में कहा है कि एक मनोरंजक घटना सुनाई। इस प्रकार कृषि विभाग में भूमि के एक टुकड़े के संबंध में रिपोर्ट बनी जो पहले राजस्व विभाग में भेजी गई, फिर सहकारी विभाग में भेजी गई, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा था कि दरअसल मामला किस विभाग से संबंधित है। इस प्रकार द्वैत शासन की छाया में लाल फीताशाही प्रशासन की कार्य क्षमता भी कुटिल किए हुए थी। सरकारी विभागों में मतभेद। सरकार के दोनों विभाग में किसी प्रकार का सौहार्दपूर्ण संबंध न था, वे आपस में मिलते नहीं थे, उनमें अनबन रहती थी, जिसे कभी कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की निंदा करके प्रकट किया जाता था। सिद्धांत के रूप से इस सौतिया डाह में गवर्नर कार्यकारिणी का साथ देता था। मंत्रियों की निर्बल स्थिति। मंत्रियों की स्थिति बहुत कमजोर थी। इन्हें दो स्वामियों के सेवक बनना पड़ता था। वे स्वामी थे गवर्नर और विधानसभा, दोनों ही इन्हें निकालने की सामर्थ्य रखते थे। सभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा और बजट पास ना करके उन्हें गवर्नर करके हटा सकते थे और गवर्नर तो उन्हें बर्खास्त कर सकता था। श्री वाय चिंतामणि ने ठीक कहा है कि शक्ति गवर्नर के हाथों में है, मंत्रियों के नहीं। ये मंत्री जाति धर्म के अपराध पर दलों में बटे होते हैं। इनमें एकता स्थापित होना वैसे ही कठिन है। गवर्नर को अधिक शक्तिशाली पाकर बधुआ ये मंत्री गवर्नर की पूरी हुजूरी में लग जाते हैं। मद्रास में पनाकल का राजा। कुछ हालतों में मंत्री कार्यकारिणी के सदस्य बनने के स्वप्न बुनते रहते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति थी इनकी। फिर आते हैं मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। गवर्नर संयुक्त उत्तरदायित्व के अभाव को मंत्रियों के बढ़ाने ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मंत्री सहयोगियों की तरह काम न कर प्रतिद्वंदियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के मामले में नवाब साहब एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विधानसभा में एक दूसरे का विरोध किया था। 1922 में सर फिरोज खान नून ने सार्वजनिक रूप से हिंदू साथियों की निंदा की थी। गवर्नर उल्टे मंत्रियों के साथ अलग अलग व्यवहार करता था, जिससे उन्हें सहयोग और समन्वय की भावना को प्रोत्साहन मिलना और भी कठिन हो जाता था। अखिल भारतीय सेवाएं एवं स्थायित्व।
स्थानीय सेवाओं की स्थिति के कारण बहुत सारी परेशानियां उठी। अखिल भारतीय सेवाएं सीधे भारत मंत्री के अधीन थी और इनके द्वारा ही प्रशासन चलना था। लिहाजा ये मंत्री की रत्ती भर परवाह नहीं करती थी। एक मंत्री चाहते थे कि भारतीय पद्धति की चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया जाए। उनके अधीन मुख्य सर्जन ने इनकी तनिक भी परवाह न की। कुछ पद व्यर्थ लगते थे पर मंत्री इन्हें समाप्त नहीं कर सकते थे। स्थानीय सचिव एवं मंत्रियों के संबंधों का अभाव। प्रबंधन संबंधी कार्यों के नियमों के अनुसार उन मामलों को जिनमें मंत्रियों के स्थायी सचिव एवं कमिश्नर अर्थात विभागीय प्रमुखों में मतभेद हुआ, गवर्नर के पास अंतिम आदेश के लिए भेजा जाता था। सचिव या विभागीय अध्यक्षों की पहुंच सीधे गवर्नर जनरल तक होती थी। गवर्नर सचिव से साप्ताहिक भेंट किया करते थे। वहां सचिव अपने विभाग के बारे में सब कुछ चर्चा कर सकता था। इससे स्थानीय सचिव और मंत्रियों के बीच में वांछनीय संबंध नहीं विकसित हो पाते थे। अर्थ विभाग पर कार्यकारिणी का अधिकार द्वैत शासन की विफलता का एक जबरदस्त कारण था। अर्थ विभाग व्यवस्था जो कार्यकारिणी के एक सदस्य के साथ में सुरक्षित विषय के रूप में थी। राष्ट्र निर्माण के सारे कार्य तो सौंपे गए मंत्रियों को, रुपए पैसे का इंतजाम सौंपा गया कार्यकारिणी को, जिसे मंत्री फूटी आंख से नहीं भाते थे। श्री चिंतामणि ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा है कि मैं यह बात बिना किसी अतिशयोक्ति से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के दोनों मंत्रियों का सामान्य अनुभव इस संबंध में यह रहा है कि वे जब कभी वित्त विभाग में जाते तो उन्हें महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उन्हें बार बार गवर्नर के पास जाना पड़ता। गवर्नर हर बार उनका पक्ष नहीं लेता था। अंत में गवर्नर के पक्ष में आत्मसमर्पण करके ही उन्हें सफलता मिलती। प्रतिकूल परिस्थितियाँ। द्वैत शासन कुछ समय में लागू किया गया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि पंजाब की दुर्घटनाएं एवं तुर्की के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार ने राजनीतिक वातावरण को अंग्रेजों के खिलाफ संदेह एवं क्रोध से भर दिया। 1920 में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा। ऊपर से मंदी की भार से लोगों तिलमिला गए। परिणाम यह हुआ कि भारत के व्यापार को बड़ी क्षति पहुंची। मिस्टर निर्णय के अंतर्गत राज्य सरकारों को भारत सरकार को कुछ निश्चित रकम हर वर्ष देनी थी। आर्थिक संकट में भारत सरकार ने अपने हिस्से की मांग करनी शुरू की। प्रांतीय सरकार खुद धन संकट में थी। ऐसी सूरत में द्वैत शासन क्या चलता। जनता में शासन की उपेक्षा। यह जानकारी कि यह संक्रमणकालीन योजना है लोगों को इसके प्रति उदासीन कर देती थी। उनकी दिलचस्पी इसमें जरा ज़्यादा रहती थी कि आगे क्या होने वाला है। होम रूल, खिलाफत और असहयोग ने द्वैत शासन के प्रति जनता में घृणा एवं उपेक्षा के भाव ला दिए थे। जैसा सर बटलर ने कहा है कि भारत में यह एक प्रकार की गाली की परिभाषा है। मैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए चिल्लाते हुए सुना, तुम द्वैत शासन हो। मेरा बर्मा के एक गांव में द्वैत शासन बैंड ने स्वागत किया, जो होम रूल बैंड के विरुद्ध गांव वालों के पूर्ण उत्साह में रोक रहा था। सही बात यह है कि सर रेजिनॉल्ड कार्डक के शब्दों में द्वैत शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था थी जो कभी सफल नहीं हो सकती थी, क्योंकि किसी देश या प्रांत के शासन का संचालन दो पृथक मंत्रिमंडल द्वारा सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। संगठित राजनीतिक दलों का अभाव। विधानमंडल में संगठित राजनीतिक दलों के अभाव में मंत्रियों को बहुमत का समर्थन बहुत कठिनाई से मिल पाता था और इस प्रकार मंत्रियों की स्थिति शोचनीय थी। उन्हें अपने पद पर आसीन रहने के लिए गवर्नर या कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। निष्कर्ष,
निष्कर्ष के रूप में यह कहना पड़ता है कि 1919 के एक्ट में प्रस्तावित द्वैत शासन प्रणाली भारत के संवैधानिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। श्रीनिवासन के मतानुसार इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का वचन दिया और इसी के द्वारा उत्तरदायी शासन आर्थिक रूप से प्रारंभ हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 1935 के भारतीय अधिनियम की प्रमुख धाराओं और महत्व का वर्णन कीजिए। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। भारत सरकार का अधिनियम 1935। अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इनके बाद विवाद तथा विचार विमर्श के आधार पर ब्रिटिश सरकार की ओर से एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत शासन सुधार की एक योजना थी। भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिथगो की अध्यक्षता में सन 1932 में श्वेत पत्र पर अपने विचार प्रकट करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिसने 22 नवंबर सन 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को प्रस्ताव का रूप देकर भारत मंत्री ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया। लोकसभा की स्वीकृति के उपरांत यह लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किया गया, जहां कुछ संशोधन के उपरांत यह स्वीकृत हुआ। इसको लोकसभा ने स्वीकार किया। 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। यह अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के नाम से विख्यात हुआ। 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं। 1935 का अधिनियम भारतीय अधिनियम सबसे विशाल, विस्तृत एवं जटिल दस्तावेज था। कुछ दृष्टिकोण से यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह अधिनियम से स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक बातें ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला आता है अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। तीसरा, शासन के विषयों की सूची थी इसमें। चौथा, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। पांचवा, रक्षा कवच की व्यवस्था की गई थी। और छठा, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात इसमें कही गई है। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। 1935 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता, पहली बार भारत में संगठनात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। सभी भारतीय प्रांत एवं राज्यों का एक संघ बनने का प्रस्ताव था। संघ के दोनों सदनों में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। संघीय असेंबली में 375 में से 125 और काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 में से 104 सदस्य नियुक्त करने का उन्हें अधिकार दिया गया था। संघीय शासन की मूलभूत आवश्यकता एवं संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, किंतु संघ के निर्माण की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया गया था। संघ के सदस्यों में एक ओर तो अंग्रेज के अधीन प्रांत सम्मिलित थे और दूसरी ओर देसी रियासतें थीं, जिनका शासन वहां के राजाओं को स्वेच्छाचारिता पर आधारित था। अतः दोनों के स्वरूप में एक रूपता नहीं थी। भारतीय संघ को बनाने के लिए 2 प्रमुख शर्तें रखी गई थी, जिनका उद्देश्य केवल स्वतंत्र भारतीय रियासतों को अधिक से अधिक संघ में शामिल करना था। और यह 2 शर्तें इस प्रकार थी। पहला, कम से कम इतने राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट में कम से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो। दूसरा, इन रियासतों की जनसंख्या समस्त रियासतों की जनसंख्या की आधी से कम ना हो। इन शर्तों के कारण ही 1935 के अधिनियम में वर्णित संघ की स्थापना कभी न हो सकी, क्योंकि संघ बनने के लिए आवश्यक संख्या में रियासतों ने इनके लिए स्वीकृति नहीं दी। अधिकांश रियासतों के शासक ऐसी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित होने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा आता है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसकी पूर्णतः असफल रही।
इसके पश्चात ही 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिससे कि अंग्रेजी सरकार की नीति स्पष्ट होती है कि वह भारतीयों को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं देना चाहते थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। पहला आता है संरक्षित विषय और दूसरे आते हैं हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशिक संबंध, धार्मिक विषय और आदिवासी क्षेत्र थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं उनकी कार्यपालिका के सदस्यों की सहायता से करता था। कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या 3 थी और इसको गवर्नर जनरल के द्वारा ही मनोनीत किया जाता था। अतः गवर्नर जनरल जिस प्रकार से चाहता था शासन कर सकता था। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत से सभी विषय थे। मंत्रिपरिषद के परामर्श जनरल इन विषयों की प्रशासनिक व्यवस्था करता था। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं सुझावों को मानने के लिए बाध्य न था। गवर्नर जनरल को अपार शक्तियाँ प्रदान की गई थीं, अतः वास्तविक शासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित था। इसी कारण इस अधिनियम की आलोचना करते हुए जिन्ना ने कहा है कि इस अधिनियम में 98% गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार एवं व्यक्तिगत निर्णय हैं और 2% अधिकार मंत्रियों के। चर्चिल ने भी इस विषय में कहा था कि गवर्नर जनरल को हिटलर व मुसोलिनी के समान अधिकार दिए गए हैं। अपनी स्वेच्छा से वह किसी भी कानून को पारित कर सकता है तथा संविधान को बदल सकता है। शासन के विषय की सूचना। 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन की 3 सूचियाँ की प्रथा अपनाई गई थी। पहले आती है केंद्रीय सूची, जिसमें संपूर्ण देश से संबंधित रखने वाले विषय रखे गए थे और इनकी संख्या 59 थी। दूसरा आता है राज्य के अधिकार क्षेत्र में 54 विषय रखे गए थे। और फिर तीसरी आती है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय रखे गए थे। उक्त विषय में मतभेद होने पर संघीय न्यायालय को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसे मामले का निर्णय भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही लिया जाता था। फिर आती है प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसका घोर विरोध किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों को नवीन संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रशासन का कार्य गवर्नर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता था। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर से यह अपेक्षा की गई थी कि वह मंत्रिपरिषद के सुझाव के अनुसार ही कार्य करे, किंतु प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद भी गवर्नर को इनकी शक्तियां प्रदान कर दी गई थीं कि स्वायत्तता के नाम मात्र ही रह गया था। उदाहरणतः इन विषयों के अनुसार गवर्नर को निम्नलिखित अधिकार दिए गए थे। पहला, गवर्नर मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है। गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। गवर्नर के परामर्श और इच्छा को ठुकरा सकता था। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल भी प्रांत के मामले में हस्तक्षेप कर सकता था। गवर्नर जनरल को इसमें भी कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे गवर्नर जनरल उत्तरदायी शासन का अंत कर सकता था। गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर को आवश्यक निर्देश प्रदान कर सकता था और प्रदेश पर शासन करने का संपूर्ण भार गवर्नर पर हो जाता था। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता दिखावा मात्र ही थी। फिर आता है रक्षा कवच की स्थापना। 1935 के अधिनियम को पारित करने से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने अपनी सुरक्षा हेतु अनेक सुरक्षा कवचों की व्यवस्था की थी। इस दृष्टि से इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की घोषणा की गई थी जो कभी क्रियान्वित ना हो सके। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया था कि यदि यह व्यवस्था लागू भी हो जाए तो भी गवर्नर जनरल और गवर्नर को इतने अधिकार दिए गए थे कि वह अंग्रेजी सरकार का किसी भी प्रकार अहित ना कर सके। भारतीय मंत्री और ब्रिटिश संसद को भी
इतने अधिकार दिए गए थे कि वह भारतीय राष्ट्रीय भावना को कुचल सकता था। फिर आते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। इस न्यायालय में 6 न्यायाधीश तक नियुक्त किए जा सकते थे। इस न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाती थी। इस न्यायालय के लिए निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड की जो पीवी काउंसिल थी वहाँ पर अपील की जा सकती थी। 1935 के अधिनियम के दोष। 1935 के अधिनियम में उपरोक्त विशेषताएं थी, किंतु इसमें दोषों की अपेक्षा मतलब गुण हैं उनकी अपेक्षा दोष कहीं ज़्यादा थे। भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से जितनी भी शक्तियाँ प्रदान की गई थी वह गवर्नर और उसकी गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियाँ प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से छीन ली गई थी। भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार करना तो दूर, औपनिवेशिक स्वराज भी प्रदान नहीं किया गया था। संघीय विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति भी लागू नहीं की गई थी। इसी कारण से इंग्लैंड है वहाँ पर मजदूर दल के नेता एटली ने कहा था कि इस अधिनियम से संघीय स्तर पर रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों को इतना अधिक प्रधानता दी गई है कि किसी भी प्रकार का प्रजातांत्रिक विकास संभव नहीं था। भारतीय सिविल सेवाएं पर भी भारतीय सचिव का ही नियंत्रण विद्यमान रहा। इस प्रकार से इसके कुछ दोष इस प्रकार हैं। पहला आता है भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान नहीं करना, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों को महत्व दिया गया था, अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, जनतांत्रिक शासन पद्धति की अपेक्षा की गई थी, संघीय न्यायालय के अल्प अधिकार थे, प्रांतीय शासन जो प्रशासन है इसमें दोष थे। भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया था, क्योंकि इस अधिनियम का कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसकी प्रस्तावना होती तो संभवतः भारत की औपनिवेशिक स्थिति पर प्रकाश डाला जाता। इसके लिए भारतीय काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे। अतः स्वराज्य मिलना तो दूर, औपनिवेशिक स्वराज भी भारतीयों को प्रदान नहीं किया गया था और इंग्लैंड की संसद की संप्रभुता को बनाए रखा गया था। फिर आता है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जो कि पूर्णतः असफल रही थी तथा भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसके पश्चात 1935 में इस अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को केंद्र में लागू कर दिया गया। इससे स्पष्ट था कि अंग्रेज भारतीयों को किसी प्रकार की सुविधा देने के पक्ष में नहीं थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को लागू किया गया था। भारतीय सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध कर रहे थे तथा इसे समाप्त किए जाने की मांग उठा रहे थे, क्योंकि इससे राष्ट्रवादी भावनाएं आहत होती थीं। अंग्रेज अधिकारी विभाजन करो और शासन करो नीति का पालन कर रहे थे, अतः उन्हें इसे समाप्त नहीं किया और इसी कारण से फजल उल हक ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह अधिनियम 1935 का अधिनियम ना हिंदू राज्य था न मुसलमानी राज्य, यह केवल अंग्रेजी राज्य था। देशी रियासतों का महत्व। इस अधिनियम के द्वारा देशी राज्यों को विशेष महत्व दिया गया था। उनको व्यवस्थापिका सभा में अधिक स्थान देकर उनके महत्व को बढ़ाया गया था। रियासतों के प्रतिनिधि भी राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। रियासतों की जनता को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। इस प्रकार से भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड का पूर्ण नियंत्रण था। सरकार के समस्त उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये अधिकारी भारतीय सचिव के प्रति उत्तरदायी थे, अतः मनमाने तरीके से कार्य करते थे। इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के विषय में कहा है कि यह अधिनियम एक ऐसी मोटर के समान है जिसमें अवरोध तो सब उपस्थित हैं, किंतु
इंजन है ही नहीं। जनतांत्रिक शासन पद्धति की अपेक्षा 1935 के अधिनियम के द्वारा जनतांत्रिक शक्तियों की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की गई है। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन के सदस्य द्वारा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, किंतु इस अधिनियम के द्वारा निचले सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाई गई थी। मताधिकार भी सीमित था तथा मत देने के लिए भी योग्यता का आधार संपत्ति को रखा गया था। इसके अतिरिक्त उच्च सदन को निचले सदन की अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार दिए गए थे, जो सर्वतः जनतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन को ही अधिकार दिए जाते थे, किंतु इस अधिनियम में ऐसा नहीं था। इसी कारण से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस अधिनियम की आलोचना की थी और कहा था कि नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। बाहर से यह जनतांत्रिक शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, किंतु भीतर से यह पूर्णतः खोखला है। संघीय न्यायालय की अल्प अधिकार। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, किंतु इसके अधिकार सीमित थे। प्रत्येक संघीय शासन व्यवस्था में संघीय न्यायालय न्याय करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्था में न्याय की सर्वोच्च संस्था होती है। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित में न्याय की सर्वोच्च संस्था संघीय न्यायालय न होकर इंग्लैंड की संसद थी। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। प्रांतीय प्रशासन के दोष। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी, किंतु गवर्नरों को अधिक अधिकार दिए जाने के कारण इनका महत्व समाप्त हो गया था। प्रांतीय स्वायत्तता के पश्चात भी गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता था। इसी कारण से राजगोपालाचारी ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि नया संविधान द्वैत शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराब है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि 1935 के अधिनियम में गुण कम दोष अधिक हैं। इसी कारण से जिन्ना ने इस अधिनियम की कटु आलोचना की है और कहा है कि 1935 का अधिनियम पूर्णतः सड़ा हुआ, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्मरणीय है, अस्वीकारनीय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इस अधिनियम के द्वारा संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार बनाया गया है कि वास्तविक उन्नति करना असंभव है। यह ढांचा प्रतिक्रियावादी था और इसके आत्मविश्वास के अंकुर भी नहीं थे। क्रांतिकारी परिवर्तन का तो प्रश्न ही क्या है। यह अधिनियम अंग्रेज सरकार, राजाओं, जमींदारों और अन्य प्रतिक्रियावादी संस्थाओं के मध्य संबंधों को दृढ़ करता है। भारतीय धन, सैनिक एवं विदेशी मामले पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन रहते हैं। इस अधिनियम से अंग्रेजों की विजय और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता के क्रियान्वयन में भारतीयों को सार्वजनिक प्रशासन की अच्छी प्रशिक्षीय पृष्ठभूमि प्रदान की गई थी, विवेचना कीजिए। 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ समझाइए और प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर एक स्वायत्त शासी सरकार की स्थापना की गई थी। संसदीय संयुक्त समिति ने इंग्लैंड की संसद के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह एक ऐसी योजना है जिसके अंदर प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे, जिन्हें अपने परिभाषित क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे और उसमें वह केंद्रीय शासन एवं विधानमंडल में अधिकांशतः स्वतंत्र होंगे। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब प्रांतों में
उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी और उनके संबंध में उपबंध भी किए गए थे। 1919 के अधिनियम में प्रांत जो द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ की गई थी, अब उसे पूर्ण तरह समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का भेद समाप्त कर दिया गया था और साथ ही गवर्नर की कार्यकारी परिषद और उनके सदस्य भी समाप्त कर दिए गए थे। अब केवल मंत्रिमंडल का शासन था जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्त शासन की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला आता है प्रांतों को पुनः सीमांकन किया गया था, शक्ति का विभाजन किया गया था, उत्तरदायी मंत्रिमंडल बनाया गया था, विधानसभाओं का विस्तार किया था, गवर्नर की शक्तियां सीमित की गई थी, गृह सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो गया था 1935 में। प्रांतों को पुनः सीमांकन करना। इस अधिनियम के अंतर्गत ऊबड़ खाबड़ प्रांतों के स्थान पर नए एवं व्यवस्थित ढंग से प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था। मुंबई के सिंधी प्रदेश को अलग करके सिंधी प्रांत बनाया गया था। इसी प्रकार दक्षिण में मद्रास में उड़िया लोगों के क्षेत्र को अलग करके उड़ीसा प्रांत बना दिया गया था। सीमा प्रांत को भी गवर्नर का प्रांत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस प्रकार प्रांतों की एक सुव्यवस्थित संरचना की गई थी। अब पूरे भारत में 11 प्रांत बन गए थे और उनमें से मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा एवं सिंध प्रमुख हैं। फिर आता है शक्ति का विभाजन। केंद्र एवं प्रांत के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया था। सभी विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। इसमें प्रतिरक्षा, मुद्रा, वित्त, आयकर, विदेशी मामले आदि सम्मिलित महत्वपूर्ण विषय थे। फिर आती है प्रांतीय सूची। इसमें 54 विषय रखे गए थे, जिनके में प्रमुख हैं कानून व्यवस्था, जंगल, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई और शिक्षा। नेक्स्ट आता है संवर्ती सूची। इसमें 36 विषय रखे गए थे और यह हैं श्रमिक कल्याण, समाचार पत्र आदि। प्रांतीय सूची में जितने भी विषय थे सामान्य तौर पर उनके संबंध में प्रांतीय सरकार पूर्णतः स्वायत्त शासी थी। विषयों का विभाजन संविधान की ओर से हुआ था। प्रांतीय सरकार के मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। फिर आता है उत्तरदायी मंत्रिमंडल। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया था। हस्तांतरित और आरक्षित विषयों का भेद समाप्त कर दिया था। सभी विषयों के संबंध में कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल को सौंप दी गई थी। मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने से मंत्रिमंडल के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक था। इसी तरह पहली बार प्रांतीय स्तर पर एक संपूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी। विधानसभाओं का विस्तार। प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार कर दिया गया था। इनकी संख्या जो सदस्य संख्या है वह बढ़ा दी गई थी। कुछ बड़े प्रांतों में तो यह सदस्य संख्या बढ़कर 250 तक कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक कर दी गई थी। यह प्रांत थे बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मुंबई। निम्न सदनों को प्रांतीय सभा एवं उच्च सदनों को प्रांतीय परिषद कहते थे। इसमें प्रांतीय सभा के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किए जाते थे। मताधिकार अधिक लोगों को दे दिया गया था, परंतु निर्वाचन अभी भी सांप्रदायिक आधार पर होता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसको कार्यपालिका पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान किया गया था। मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। फिर आते हैं गवर्नर की शक्तियों को सीमित करना। 1919 के अधिनियम की तुलना में अब गवर्नर की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। उस समय प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषयों में बांट दिया गया था और आरक्षित विषयों का दायित्व सीधे गवर्नर और उसकी परिषद पर छोड़ दिया गया था, परंतु अब गवर्नर पर किसी भी प्रांतीय विषय का उत्तरदायित्व नहीं था।
सभी विभाग मंत्रियों के अधीन कर दिए गए थे और सामान्य परिस्थितियों में गवर्नर को मंत्रियों के विभाग में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। गृह सरकार का हस्तक्षेप समाप्त। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार कि किसी भी विषय में गृह सरकार की अनुमति का हस्तक्षेप भी समाप्त कर दिया था। पहले कई विधेयक गृह सरकार की अनुमति के लिए रोके जा सकते थे या आरक्षित विषयों के संबंध में गृह सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकती थी, परंतु 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकार के क्षेत्र में गृह सरकार का सामान्य हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई थी या शासन की स्थापना कर दी गई थी और कहा गया था कि प्रांतों को स्वराज प्रदान किया गया है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन। गवर्नर प्रांत का प्रमुख एवं सर्वोच्च शासक गवर्नर था। गवर्नर की नियुक्ति ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट द्वारा भारत सचिव के परामर्श पर 5 वर्षों के लिए की जाती थी। अब उसका संबंध गृह सरकार से नहीं रहा। गवर्नर को कार्य करने के लिए 3 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। पहला, वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। दूसरा, वह व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। ऐसे समय उसे अपने मंत्रिमंडल से परामर्श लेना आवश्यक था, पर उस परामर्श को मानना या ना मानना उसकी अपनी निजी इच्छा पर निर्भर करता था। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने में, रियासतों के राजाओं के अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा करने आदि अन्य कुछ विषयों में वह मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तीसरा, मंत्रियों के परामर्श से वह कुछ विषयों का संचालन कर सकता था। इसी क्षेत्र में केवल उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का प्रावधान था। गवर्नर के कुछ विशेष व्यापक अधिकार थे। वह अध्यादेश जारी कर सकता था। संवैधानिक संकट के समय मंत्रिमंडल को और व्यवस्थापिका को भंग करके संपूर्ण शासन अपने अधिकार में ले सकता था। उससे मंत्री के परामर्श की अवहेलना कर उसे निरस्त कर कार्य करने का निषेधाधिकार भी प्राप्त था। गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व थे। इसके अंतर्गत वह मंत्रिमंडल के कार्यों में विघ्न भी डाल सकता था। अब आती है कार्यकारिणी एवं मंत्रिमंडल। प्रशासन में सहायता करना, सहयोग के लिए गवर्नर के लिए अधीन मंत्रिमंडल था। गवर्नर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अपनी स्वेच्छा से चुन सकता था। इनको मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता था। वे अपने पद पर तब तक रह सकते थे जब तक गवर्नर उसको रखता था, गवर्नर चाहे। गवर्नर व्यवस्थापिका के उन्हीं सदस्यों को मंत्री बनाएगा जिन्हें व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। भिन्न प्रांतों में मंत्रियों की संख्या भिन्न भिन्न थी और मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। फिर आते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका। मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, इन 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका के 2 सदन रखे गए थे। कहाँ कहाँ? मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में 2 सदनात्मक व्यवस्था थी। प्रथम सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को विधान परिषद कहा गया। कुछ प्रांतों में एक ही सदन रखा गया था जिसे विधानसभा कहा जाता था। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर 5 वर्षों के लिए होता था। विभिन्न प्रांतों के सदस्यों की संख्या प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित थी। विधान परिषद के कुछ सदस्य गवर्नर जनरल हैं उसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, शेष जनता के द्वारा निर्वाचित थे। प्रति तीसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य पृथक हो जाते थे। इस प्रकार एक व्यक्ति 6 वर्ष तक इसका सदस्य रह सकता था। व्यवस्थापिका के सदस्य एवं मतदाताओं की योग्यता कम कर दी गई थी, जिससे मतदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि हो गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका को प्रांतीय सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, परंतु गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त होने तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता था। गवर्नर किसी भी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के विचार के लिए लौटा भी सकता था। वार्षिक बजट, आय व्यय विवरण के विषय में काट छाट करने का अधिकार व्यवस्थापिका के सदस्यों को था, किंतु गवर्नर जो था उससे विशेष अधिकार द्वारा उन सभी की पूर्ति कर सकता था। इस प्रकार राजस्व कम से संबंध में व्यवस्थापिका के अधिकार अत्यंत सीमित थे। अनेक मदों
पर सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं था। जिन मदों पर अधिकार था उनको भी गवर्नर अमान्य कर सकता था। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। उनको सरकार की नीतियों की अवहेलना करना तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। मंत्रिमंडल अपने कार्य एवं नीतियों के प्रति विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी, परंतु गवर्नर को विधानसभा के संबंध में व्यापक और असीमित अधिकार थे। विधानसभा को निश्चित अवधि के पूर्व भंग कर सकता था और प्रांत का शासन अपने हाथों में ले सकता था। किसी भी विधेयक पर वाद विवाद रोक सकता था। किसी भी पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देकर उसे कानून बनने से रोक सकता था। वास्तव में गवर्नर पर विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं था। फिर आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का क्रियान्वयन। सन 1935 के अधिनियम के संघ वाला भाग तो कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था, परंतु पहले अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वायत्त शासन प्रारंभ कर दिया गया। सन 1936 से 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए और कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करके बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम एवं पश्चिम उत्तर प्रांत में अपने मंत्रिमंडल बनाए। इन्होंने जनहित में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडल और जनता की राय के बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इस पर कांग्रेस ने रुष्ट होकर ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्य घोषित करने को कहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने संतोषजनक उत्तर न आने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। प्रांतीय स्वायत्तता की समीक्षा। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्राचीन स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई थी। अब प्रांतों में कोई सुरक्षित विभाग नहीं थे। सभी विषय विभाग मंत्रियों के अधीन थे। प्रांतों की व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिमंडल को पूर्ण उत्तरदायी बना दिया गया था, परंतु व्यवहार में इस प्रांतीय स्वशासन में कई प्रतिबंध लगाए गए थे। गवर्नर को अनेकों उत्तरदायित्व और व्यापक असीमित विशेष अधिकार दिए गए थे। इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह शांति एवं व्यवस्था की ओट में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण की आड़ में आपातकाल की घोषणा कर प्रांतों का समस्त शासन अपने हाथों में ले सकता था। प्रशासन पर उसका पूर्ण नियंत्रण शक्ति थी। विधेयकों के विषय में भी गवर्नर के विशिष्ट अधिकार थे। गवर्नर को विधानमंडल पर भी पूर्ण नियंत्रण शक्ति प्राप्त थी। मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनको बनाए रखना या उनको पदच्युत करना गवर्नर के लिए मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। मंत्रियों के परामर्श की वह अपेक्षा करके भी कार्य कर सकता था। मंत्रियों को शासन संबंधी अधिकारों को स्वतंत्रता नहीं थी। गवर्नर के उत्तरदायित्व एवं विशिष्ट अधिकार उत्तरदायी शासन के पैरों में बेड़ियों के समान थे। प्रांतों के विधानमंडल का संगठन भी दोषपूर्ण था। इसके सदस्य पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित होते थे। इसलिए विभिन्न संप्रदायों एवं वर्गों के प्रतिनिधि केवल अपने सांप्रदायिक हितों पर ही निर्भर थे या उन पर ही बल देते थे। वे राष्ट्रीय एवं जनहितों की अपेक्षा करते थे। उन्हें सांप्रदायिक पृथकत्व एवं ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि हुई, जिसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान दे दिया गया। पंजाब बंगाल में उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक स्थान दे दिया गया था। इसी प्रकार यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एवं भारतीय ईसाइयों को भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में कई गुना अधिक स्थान दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मताधिकार शिक्षा संपत्ति माना गया था। उनके जनसाधारण के प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं पहुंच सके। प्रांतीय विधान परिषदों में मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम थी। उच्च धनवान वर्गों के ही प्रतिनिधि विधान परिषद में आते थे। इन प्रांतीय विधानसभाओं के अधिकार
अत्यंत ही सीमित और प्रतिबंधित थे। उपरोक्त दोषों के कारण प्रांतीय स्वायत्तता अर्थहीन थी। वास्तव में यह प्रांतों की स्वतंत्रता स्वायत्तता न होकर गवर्नर की स्वायत्तता एवं प्रांतीय उत्तरदायी शासन केवल एक दिखावा मात्र था। परंतु सन 1919 के अधिनियम की तुलना में सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय उत्तरदायी स्वशासन निश्चित रूप से आगे और प्रगतिशील था। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिक एवं मुस्लिम लीग के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। ब्रिटिश नीति विभाजन करो और राज करो ने कहाँ तक इसमें सहयोग दिया है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में जिन तत्वों ने योगदान दिया है उनका मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भारत में ब्रिटिश प्रेरणा से मुस्लिम सांप्रदायिकता की एक धारा चल रही थी, विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता की भूमिका की समीक्षा कीजिए। भारत में एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील थे, वहीं अंग्रेजों का प्रयास एवं प्रोत्साहन से एक मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास हो रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम से एक ओर स्वतंत्रता मिली, वहीं सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन हुआ। यह सांप्रदायिकता का विष भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के 2 टुकड़े हो गए। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण अनेक तत्वों ने मिलकर भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया है। 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण निम्नलिखित थे। पहले आते हैं बहावी आंदोलन, फूट डालो राज करो की नीति। तीसरा है अहमद खां का प्रयास और अलीगढ़ का वातावरण और बंग भंग। यह प्रमुख कारण थे जिनके कारण मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय हुआ। पहला आता है बहावी आंदोलन। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुस्लिम पुनरुत्थान का बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे मौलाना अबुल बहावी ने चलाया था। इनके अनुसार मुसलमानों में कुरान की प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। इस आंदोलन ने उनके स्वाभिमान को जगाया और जिससे मुस्लिम समाज में कठोरता उत्पन्न हुई। वह अब अरब से आयोजित आंदोलन हो गया था। फिर आता है फूट डालो राज करो की नीति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सशक्त हो गए थे। इन्होंने अनुभव किया कि भारत में साम्राज्य की रक्षा करना है तो फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलना पड़ेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के स्पष्ट शब्दों में रोमनों की नीति फूट डालो और शासन करो की नीति थी। यह नीति अब हमें बरतनी है। अंग्रेज सरकार भारत में इसी नीति के अनुसार व्यवहार करने लगी। इन्होंने मुस्लिम पृथकतावाद एवं सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजों के प्रोत्साहन और सहायता से भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकवाद विकसित होने लगा। अब आता है अहमद खां के प्रयास। इस समाज में नवजागरण का कार्य अहमद खां ने किया था। प्रारंभ में वह हिंदू मुसलमानों में एकता कराने में विश्वास रखते थे, परंतु अंग्रेजों के प्रभाव में आकर वह पृथकतावादी हो गए थे। इन्होंने मुस्लिमों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का आग्रह किया। वे मुसलमानों को अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना चाहते थे। अहमद खां ने अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना की, वही बाद में सांप्रदायिकता का अड्डा बन गया। फिर आता है अलीगढ़ का वातावरण। अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना के बाद कट्टर मुस्लिमवाद पनपने लगा। इस कॉलेज के प्राचार्य अंग्रेज थे जो कि मुसलमानों को प्रोत्साहन देते थे। उनके नेतृत्व में वह कॉलेज सांप्रदायिक मुसलमान तैयार करने का कारखाना बन गया। फिर आता है बंग भंग। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन के पूर्व और बाद में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का बहुत प्रयास किया। उपरोक्त कारणों से भारत में सांप्रदायिकता के अंकुर फूटने लगे। फिर आता है भारत में सांप्रदायिकता का विकास। भारत में एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन सशक्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के आशीर्वाद से मुसलमानों में कट्टरतावाद विकसित होने लगी। अब आता है अलग प्रतिनिधित्व की मांग। जो सांप्रदायिकता है उसका विकास कैसे हुआ? इन्होंने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। मुस्लिम लीग का उदय होने लगा।
फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा कर दी गई, लखनऊ समझौता हुआ, खिलाफत आंदोलन, दंगे और झगड़े हुए, 1915 का एक्ट, पाकिस्तान की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध और भारत का बंटवारा। यह मुख्य विकास है सांप्रदायिकता का। पहला आता है अलग प्रतिनिधित्व की मांग करना। 1906 के कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनकर आए। इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ कर दी। वे मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल से संपर्क करने में बड़े खुश हुए। इन्होंने मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थान एवं पृथक निर्वाचन की मांग की। वह भारत के विभाजन की नींव थी। इसलिए माना जाता है कि भारत विभाजन मुस्लिम लीग ने नहीं अपितु लॉर्ड मिंटो ने कराया है। मुसलमानों या मुस्लिम लीग का उदय, मुसलमानों के द्वारा जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी उसका उदय। 30 नवंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन 2 वर्ष बाद अमृतसर में हुआ। इसका उद्देश्य निम्न है: पहला, भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति विश्वास पात्र बनाना, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों का अन्य दलों से जीवित संपर्क बन कराना, और मुस्लिम लीग के उदय के कारण भारत में उनका एक संगठन मिल गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा। सन 1909 में माल्य मिंटो एक्ट पारित हुआ। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण, पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। यह हिंदुस्तान के बंटवारे का प्रारंभ था। इसके लिए इंग्लैंड की सरकार अधिक उत्तरदायी थी। फिर आता है लखनऊ समझौता। कांग्रेस के नेताओं ने उस सांप्रदायिकता को शांत करने की चिंता थी। इन्होंने सोचा कि मुस्लिम लीग को शांत कर उसे राष्ट्रीय आंदोलन में लाया जाए। सन 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और उस समय दोनों दलों में समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकृति दे दी। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। उस समय मुसलमानों को इसमें शरीक करने के लिए खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन का ही भाग बना दिया गया। मुस्लिम लीग तुर्की के खलीफा के विरुद्ध इंग्लैंड द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध में भारत में खिलाफत आंदोलन चला रही थी। इसको असहयोग आंदोलन के साथ संलग्न करना गलत था। दंगे एवं झगड़े। असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर देने के बाद भारत में निराशा फैल गई। अंग्रेजों को प्रोत्साहन और लीग के कट्टरपन के कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। इन दंगों एवं झगड़ों के कारण हिंदू मुसलमानों में गहरी खाई बढ़ गई। इससे राजनीतिक स्थिति बदल गई। लीग ने महसूस किया कि अंग्रेज़ों से अधिक लाभ लेना है तो उग्रवादी बनना पड़ेगा। मुस्लिम नेताओं ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें पृथकतावादी एवं उग्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम राष्ट्रवादी, प्रथम कट्टरवादी बने। वे लीग नेता थे। उनकी मांग थी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका एवं परिषद में मुसलमानों के स्थान सुनिश्चित रखे जाएं। 1915 का एक्ट 1935 के कानून द्वारा लीग को और शक्ति प्राप्त हुई। अब उनकी संख्या अनुपात में अधिक स्थान के सुरक्षित होने लगी थी। पाकिस्तान की मांग। सन 1930 के लीग के अधिवेशन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 2 देशों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार हिंदू एवं मुसलमानों को दो अलग जाति हैं, इसलिए मुसलमानों को उनका स्वतंत्र अलग राष्ट्र पाकिस्तान मिलना चाहिए। 1940 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा खुलेआम इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। सन 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तो मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया। इन्होंने पूरे भारत में कांग्रेस के विरुद्ध जहरीला वातावरण बनाया। भारत का बंटवारा। दूसरे महायुद्ध के मध्य इंग्लैंड से जितने भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए उन सब के प्रस्तावों को जिन्ना ने ठुकरा दिया। कि बेवेल योजना के समय जिन्ना के शब्द, जब मुझे प्लेट पर रखकर पाकिस्तान भेंट किया जाएगा तो मैं यह योजना क्यों मानूं। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था कि जब मुझे प्लेट में रखकर पाकिस्तान भेंट किया जा रहा है तो मैं यह योजना क्यों मानूं। दूसरे विश्व युद्ध।
समाप्त होने पर इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा तो मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम क्षेत्रों में उग्र सांप्रदायिक दंगे कराए। वे सिद्ध कर रहे थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। दंगों की भयंकरता देखकर गांधी, नेहरू एवं लौह पुरुष पटेल भी गदगद हो गए। स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के विभाजन का होना भी निश्चित हो गया। निष्कर्ष, इस प्रकार अंग्रेजों की कूटनीति एवं दृढ़ता की नीति से लीग के माध्यम से भारत में फैलाए गए सांप्रदायिकता के जहर के कारण भारत का बंटवारा हुआ। अंग्रेजों की विभेद की नीति से हिंदू मुस्लिम एक न हो सके। भारत में रक्तपात हुआ, जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने भारत को दो विभाजन करा दिया। अब आता है 1947 में भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ। क्या इसे रोका जा सकता था? भारत के विभाजन के कारण भारतीय राजनीति में भारत विभाजन का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के साथ साथ अल्पसंख्यक मुस्लिम लीग के अतिरिक्त नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। केवल मुस्लिम लीग ही भारत का विभाजन करना चाहती थी और उनको अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता मिली। विभाजन के कारण के लिए अंग्रेज, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार तीनों ही उत्तरदायी थीं। विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आता है कांग्रेस का उत्तरदायित्व, फिर अंग्रेजों का उत्तरदायित्व, मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व। ये तीनों ही जिम्मेदार थे। तो पहले आते हैं कांग्रेस का उत्तरदायित्व पर। कांग्रेस अखंड भारत में विश्वास करती थी। वह द्विराष्ट्र को नहीं मानती थी। उसने मुस्लिम लीग की सदा अवहेलना की, लेकिन कांग्रेस की इस घोषणा ने कि वह देश के किसी भी भाग को भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य नहीं करेगी, पाकिस्तान की मांग को सहायता प्रदान थी। कांग्रेस के नेता गृह युद्ध की भयंकरता एवं अंतकालीन सरकार में सम्मिलित मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के कार्य से घबरा गए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस सिद्धांत एवं आदर्श के वेग में बह गई। वह अपने राष्ट्र आदर्श से बहुत प्रभावित थी। इसका लाभ मुस्लिम लीग ने पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल में हिंदुओं के साथ अमानुषी व्यवहार करने में उठाया। फिर आता है अंग्रेजों का उत्तरदायित्व। सांप्रदायिकता का बीज बोने का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था। इन्होंने सदा से ही विभेद की नीति अपनाई है। प्रारंभ में इन्होंने हिंदुओं को अपनी ओर मिलाकर मुसलमानों को अपंग बनाया। जब हिंदुओं में पर्याप्त उन्नति की, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया, तो इन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर मिलाया। मुस्लिम लीग की स्थापना की अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी बनाने के लिए हुई थी। 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में जब समझौता हो गया तो अंग्रेज बड़े चिंतित हुए। मुस्लिम लीग का उत्तरदायित्व। सन 1930 में लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसके सभापति डॉक्टर इकबाल थे। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पंजाब, सीमा प्रांत प्रदेश, सिंध एवं बलूचिस्तान को सम्मिलित करके एक राज्य बना दिया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा फूट डाल लो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में वास्तविक समझौता नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी ओर मिलाकर सांप्रदायिक दंगे करवाए। अंत में फरवरी 1947 को श्री एटली के भाषण से मुस्लिम लीग पाकिस्तान को अपनी मांग पर डट गई। इससे स्पष्ट था कि मुस्लिम लीग और अंग्रेजों में गठबंधन है। अंग्रेजों की इस नीति से तंग आकर ही कांग्रेस को पाकिस्तान की मांग स्वीकार करनी पड़ी। क्या विभाजन को रोका जा सकता था? इस प्रश्न पर अनेक प्रकार से विद्वानों ने विचार किया है। के अजीज ने लिखा है कि सर आइवर जेनिंग का विचार है कि 1947 में भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ढीले ढाले संघ के रूप में संयुक्त भारत की स्थापना संभव थी। यदि हिंदू यह मान लेते कि मुसलमानों के लिए इस्लामी आदर्शों के अनुसार पृथक राज्य की स्थापना करना है, कांग्रेस इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अतः
पाकिस्तान का जन्म असंभावी हो गया। इनका वर्तमान मत यह है कि यदि कांग्रेस मुसलमानों की बात मानने को तैयार हो जाती तो 1940 या 1942 में समझौता हो जाता। यह बात अंशतः सत्य है कि यदि कांग्रेस का संकल्प यह होता कि विभाजन टाला जा सकता था। कुछ लोग जिन्ना साहब को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जो सही नहीं है। वस्तुतः भारत विभाजन के लिए उपरोक्त सभी कारण थोड़े बहुत उत्तरदायी थे। विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग को और द्विराष्ट्रवाद को एक औचित्य का स्तर प्रदान करने में हिंदू महासभा के नेताओं का हाथ भी कम नहीं था। डॉक्टर दिनेश चंद्र चतुर्वेदी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह स्वाभाविक था कि मुस्लिम लीग के इस प्रकार के फलस्वरूप देश में सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप 1961 में ही ढाका, अहमदाबाद और मुंबई में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इन दंगों को भड़काने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के नेताओं के भाषणों में अग्नि में घी का काम किया। उदाहरण के लिए V.R. सावरकर के भाषण का यह अंश देखिए जो उन्होंने कलकत्ता में दिया था। हिंदू एक राष्ट्र है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र का निवास स्थान है और हिंदुओं की भूमि है, जहां मुसलमानों को नागरिकता के अधिकार तो प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उन्हें हिंदू राष्ट्र के अधीन एक अल्पसंख्यक की स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि भारत विभाजन का अपराधी किसी एक पक्ष को ठहराना उचित नहीं है। वस्तुतः दोनों पक्षों के राजनीतिज्ञों की सत्ता की भूख ही इनके लिए उत्तरदायी थी और इसका सही एहसास पूज्य बापूजी को हुआ। तभी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई संदेह नहीं है, मैं शुष्क हो गया हूँ और स्वतंत्रता के संबंध में मेरे भ्रम टूट गए हैं। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक चिंतना इतनी अधिक जागृत हुई कि अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने की दिशा में सोचना पड़ा। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार, पुलिस एवं समुद्री सेना का विद्रोह, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, आज़ाद हिंद सेना की बहादुरी के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का भारत के पक्ष में होना, साम्यवाद का भय, एशियाई नवजागरण, कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना, यह सभी 1947 के स्वतंत्र अधिनियम को पारित करने के लिए प्रमुख प्रयास थे। पहले आता है इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार। सन 1944 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री एटली के नेतृत्व में कांग्रेस में श्रमिक दल की सरकार बनी। श्रमिक दल की सरकार भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में थी। एटली ने भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की दृष्टि से माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। यदि ब्रिटेन में इस समय श्रमिक दल की सरकार ना होती तो संभवतः भारत की स्वतंत्रता के लिए और भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। पुलिस एवं समुद्री सेना का विद्रोह। कालांतर में अंग्रेजों के विरुद्ध न केवल जनता में वरन पुलिस एवं सेना में भी विद्रोह किया गया। अंग्रेजों ने भारत में पुलिस एवं सेना के बल पर शासन किया था, परंतु अब पुलिस विभाग में भी हड़तालें होने लगीं। श्री B.P. मेनन के शब्दों में, इस घटना ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और उन्होंने समझ लिया कि भारतीय राष्ट्रवाद को अब सेना में घुसने से नहीं रोका जा सकता। भारतीय सेना अब राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगी है और भारत में इतनी ब्रिटिश सेनाएं नहीं थी कि वह सब जगह भेजी जा सके। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। भारत की स्वाधीनता के पक्ष में इंग्लैंड में वातावरण द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बना। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय जर्मनी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। इंग्लैंड ने भारत को भी युद्ध के में एक पक्ष घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया।
राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समझौता किया और युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को इतनी सैनिक एवं आर्थिक हानि हुई थी कि उसने विश्व की महान शक्तियों में अपना स्थान खो दिया था, अतः इंग्लैंड के लिए भारत पर नियंत्रण करना कठिन हो गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सेना की बहादुरी के कार्य। द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी एवं जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद सेना तैयार की, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जापान एवं जर्मनी की हार के कारण आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले मुकदमे भी चलाए गए। आज़ाद हिंद सेना के बंदी सैनिकों के प्रति भारतीय जनता की व्यापक सहानुभूति थी। संपूर्ण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह न कर बैठी। अंतर्राष्ट्रीय जनमत का भारत के पक्ष में होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के पक्ष में हो गया। विश्व के सभी बड़े बड़े देशों ने भारतीय स्वाधीनता का पक्ष लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स के वाद विवाद में सर स्टैफर्ड क्रिफ्ट ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका एवं सोवियत रूस के बढ़ते हुए दबाव के कारण ब्रिटेन के लिए भारत पर अपनी सत्ता बनाए रख सकना अत्यधिक कठिन हो गया था। साम्यवाद का भय। ब्रिटेन को यह भय था कि सत्ता हस्तांतरण में की गई देरी भारत में साम्यवाद के उदय का कारण बन जाएगी। दिसंबर 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा, यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हम भारत में न केवल गृह युद्ध का वरन निश्चित रूप से सर्वाधिकारवादी लक्ष्य के राजनीतिक आंदोलन को समर्पित करेंगे। इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है। एशियाई नवजागरण। 20वीं शताब्दी में एशिया में जन जागृति आ गई थी। पश्चिमी राष्ट्रों के शोषण से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न हुई और मध्य पूर्व एवं सुदूर पूर्व के देशों में उपनिवेशवाद का अंत करने के लिए प्रगतिशील आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारत इसमें मार्गदर्शक था। फिर आता है कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी आदि सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था। अतः अंग्रेजों को विवश होकर भारत को स्वाधीन करना पड़ा। माउंटबेटन योजना की स्वीकृति। जुलाई 1947 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने ही माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया और भारत का विभाजन कर दिया गया, 2 भागों में इसको कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम राज्यों को क्राउन के प्रति अपने समस्त उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। इन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यह कानूनी एवं औपचारिक अर्थों में सार्वभौमिक है। माउंटबेटन स्पष्ट कीजिए। माउंटबेटन ने कहा था, माउंटबेटन के द्वारा क्या कहा गया था? अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम राज्यों को क्राउन के प्रति अपने समस्त उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। वह कानूनी एवं औपचारिक अर्थों में सार्वभौमिक है। माउंटबेटन ने कहा था, अब हमें इसको स्पष्ट करना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं। लॉर्ड एटली ने सन 1946 में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने वाली है। इसी उद्देश्य से इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन ने भारत आकर विभिन्न धर्म एवं वर्ग के लोग तथा देशी रियासतों में स्वाधीनता की दिशा में बातचीत प्रारंभ कर दी। तत्पश्चात 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश कॉमन सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। पहला आता है 2 स्वाधीन राज्यों की स्थापना। दूसरा, पृथक पृथक संविधान सभाओं की स्थापना। तीसरा, सीमाओं में परिवर्तन। चौथा, राष्ट्रमंडल की ऐच्छिक सदस्यता। पृथक पृथक गवर्नर जनरल के पदों की व्यवस्था।
गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, संविधान सभाओं को शक्तियों का हस्तांतरण, सम्राट के विशेषाधिकारों का अंत, ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा की समाप्ति, भारत मंत्री के पद का अंत। ये कुछ इसमें प्रमुख धाराएं थीं। पहला क्या है? 2 स्वाधीन राज्यों की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वाधीन एवं संप्रभु राज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पृथक पृथक सत्ता हस्तांतरित कर दी। सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया गया और रियासत एवं उनके शासकों के संबंध में जो संधि समझौते ब्रिटिश सम्राट द्वारा किए गए थे वे भी समाप्त हो गए। यह व्यवस्था की गई कि नए राज्य देशी रियासतों के मध्य बातचीत होने से पूर्व सरकार पूर्णवत चलती रहेगी। सेकंड आता है पृथक पृथक संविधान सभाओं की स्थापना। दोनों राज्यों में संविधान का निर्माण करने के लिए पृथक पृथक संविधान सभाओं की स्थापना की गई। जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक उन्हें वर्तमान अधिनियम के द्वारा ही अपना शासन चलाना होगा। इस प्रकार नवीन संविधान के द्वारा दोनों देशों को विधानसभा की और निवेशिक व्यवस्थापिका सभाओं का रूप दे दिया गया। वे विधानसभाएं उन सब अधिकारों के प्रयोग कर सकती थीं जिन्हें केंद्रीय धाराएं सभाएं प्रयोग करती थीं। फिर आती है सीमा में परिवर्तन। दोनों राज्यों की सीमा का वर्णन किया गया। यद्यपि यह भी व्यवस्था की गई कि दोनों राज्य स्वेच्छा से अपनी अपनी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल की ऐच्छिक सदस्यता। इस अधिनियम के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान दोनों को ही राष्ट्रमंडल छोड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया। दोनों में से कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल का सदस्य रह सकता है, अर्थात उसे छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र था। पृथक पृथक गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था। दोनों राज्यों में जब तक कि उसका अपना संविधान नहीं बन जाता तब तक के लिए गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल की शक्तियाँ। गवर्नर जनरल के स्थान पर गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा की शक्तियों का हस्तांतरण। दोनों राज्यों के विधानमंडल अर्थात संविधान सभाओं को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। दोनों देशों की संविधान सभाएं जिस समय अपना संविधान बना लेंगी उस समय से वही संविधान लागू होगा। सम्राट के विशेषाधिकारों का अंत। सम्राट को विधेयकों पर निषेधाधिकार या वीटो राइट के प्रयोग का अधिकार नहीं रहा। निषेध अधिकार अब गवर्नर जनरल को हस्तांतरित कर दिए गए थे। ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा की समाप्ति। भारतीय नागरिकों की ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा को समाप्त कर दिया गया तथा देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी इच्छा अनुसार चाहे भारत में अर्थात पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। भारत मंत्री के पद का अंत। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद का दोनों में से किसी भी राज्य पर नियंत्रण नहीं रहेगा। निष्कर्ष 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम का संवैधानिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के साथ साथ स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीन भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। सन 1947 के पश्चात हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर रियासतों की क्या स्थिति थी उसकी विवेचना कीजिए। अब आता है इसका आंसर। स्वाधीन भारत में देशी रियासतों का विलय। भारत में देशी रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित थी। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से आंतरिक रूप से ये रियासतें स्वतंत्र थीं, किंतु व्यवहार में इन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सर्वोच्चता को समाप्त करने का निर्णय किया गया, किंतु यह भी स्पष्ट हो गया था कि यह अधिकार भारतीय सरकार को नहीं दिए जाएंगे। इस घोषणा का दुष्परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतें स्वतंत्र होने का स्वप्न देखने लगी। फिर आता है विलीनीकरण की प्रक्रिया। भारत में कुल 562 रियासतें थीं। इनमें हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, बड़ौदा एवं मैसूर जैसी 100 बड़ी रियासतें थीं तथा कुछ
छोटी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों में निरंकुश राजतंत्र था। राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास किया जाता था। इन रियासतों का विलय कोई सरल कार्य नहीं था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को करने में असाधारण योग्यता का परिचय दिया और रियासतों से अपील की कि वे भारत की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करें। एक ओर तो इन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया, दूसरी ओर इन राज्यों में प्रजातांत्रिक प्रणाली को भी लागू किया। उदाहरणतः 1947 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की 39 राज्यों का उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। भारतीय रियासतों में सबसे बड़ा संघ बृहत्तर राजस्थान संघ, जिसका निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था, यह भारत की बृहत्तम राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में से एक था। इसमें 15 प्रांतीय राजपूत रियासतें थीं। बड़ौदा की बड़ी रियासत 1 मई 1949 को मुंबई प्रांत में मिल गई। भोपाल, कूच बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में आ गए। नवंबर 1949 ईस्वी तक जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय रियासतों का विलय पूर्ण हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष एवं दूरदर्शी राजनीतिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से एक ऐसी योजना बनाई गई जो कि मुझे रियासतों एवं भारतीय डोमिनियन के लिए एक सी लाभदायक प्रतीत हुई। जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर की रियासतों के विलीनीकरण हेतु सेना की सहायता लेनी पड़ी थी। पहले आता है जूनागढ़। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी, जिसकी बहुसंख्यक प्रजा हिंदू एवं शासक मुसलमान था। शासक ने पाकिस्तान में प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि शासक के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। विवश होकर 9 नवंबर 1947 को राज्य के मुस्लिम दीवान ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि वह राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद करे। फरवरी 1948 में जनमत कराया गया, जो पूर्णतः भारत में प्रवेश के पक्ष में था। अतः 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ के प्रदेश को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य में विलीन कर दिया गया। फिर आती है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था, जिसका क्षेत्रफल 82,313 वर्ग मील था और जनसंख्या 1.86 करोड़ थी। यहाँ की बहुसंख्या प्रजा हिंदू किंतु शासक मुस्लिम था। वह रियासत भारतीय संघ के मध्य में स्थित थी। भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम से भारत डोमिनियन में सम्मिलित होने के लिए कहा, किंतु कासिम रिजवी जैसे रजाकारों के प्रभाव के कारण निज़ाम ने यह पेशकश को अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार के निज़ाम को सहमत कराने के लिए सभी प्रयत्न असफल रहे। पाकिस्तान की सहायता से निज़ाम ने भारत सरकार से लड़ने के लिए एक सेना तैयार कर ली। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने भी रियासत के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही शुरू कर दी गई। 3 दिन के पश्चात निज़ाम को पराजित करके रियासत में अल्पकाल के लिए सैनिक प्रशासन लागू कर दिया गया। अंत में 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। वहाँ लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई और निज़ाम को वैधानिक अध्यक्ष बना दिया गया। अब नेक्स्ट आती हैं हमारी सबसे विवादित रियासत कश्मीर। कश्मीर रियासत का कुल क्षेत्र लगभग 84,471 वर्ग मील था। जनसंख्या 44 लाख थी। यहाँ की बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम और शासक हिंदू था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक यहाँ का शासक किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने शासक को सलाह दी कि वह जनता की इच्छानुसार किसी भी डोमिनियन में शामिल होने का निर्णय ले सकता है। कश्मीर का शासक असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ यथापूर्वक समझौते करना चाहता था।
रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था। एकीकरण से पूर्व रियासतों में निरंकुश सरकारें स्थापित थीं। प्रशासन में जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, किंतु स्वाधीन भारत में रियासतों के एकीकरण के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया। विलय समझौते के अनुसार रियासतों के राजाओं ने शासन की समस्त शक्तियां डोमिनियन सरकार को सौंप दी। विलीन रियासतों की जनता को प्रांतीय विधानमंडलों ने प्रतिनिधित्व प्रदान किया। रियासतें संघों में सांझी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। राजाओं की परिषद राजमंडल कहलाई। संघ का प्रधान राज प्रमुख कहलाया। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति केंद्रित की गई। इसे परामर्श लेने के लिए मंत्री परिषद बनाई गई। भारत सरकार को रियासतों की जनता से पूर्ण सहानुभूति थी। रियासतों का प्रांत में विलीनीकरण करके रियासतों की जनता को प्रांत की जनता के समान ही अधिकार प्रदान किए गए। रियासती संघ में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। केंद्र शासित प्रदेशों की जनता को प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। फिर आते हैं आगामी वर्षों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष श्री फजल अली बने। आयोग के अन्य सदस्य में आते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर। पुनर्गठन का विचार करते समय आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक एवं एकता और अखंडता से संबंधित पहलुओं को दृष्टिगत रखा गया। आयोग ने 30 सितंबर 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार भारत संघ में वर्तमान 27 और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान पर 16 राज्य होंगे। कुछ संपूर्ण राज्य एवं कुछ राज्यों के अंश अन्य राज्यों में मिला दिए गए। 16 नए राज्य इस प्रकार थे। पहला आता है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, विदर्भ, हैदराबाद, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको? दिल्ली, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार को। सन 1960 को भाषाई आधार पर मुंबई के स्थान पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्य अस्तित्व में आए। 1962 में नागालैंड का नवीन राज्य स्थापित कर दिया गया। 1967 में गोवा, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी वर्ष पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब के स्थान पर पंजाब, हरियाणा के नवीन राज्य बने। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1961 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। इसी वर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र उत्तर भारत में सैन्य भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति के आदेश अनुसार पीवी वर्ष को प्रतिबंधित करने की अपील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया, किंतु अंत में 1971 में रियासती शासकों के विशेष अधिकार एवं पीवी पर समाप्त कर दिए गए। इसके साथ हमारी सेकंड यूनिट होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट यूनिट में इसकी थर्ड यूनिट को कंप्लीट करें।